इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वास्कुलर सप्लाई ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो हमारे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको किस तरह से ब्लड सप्लाई हो रहा है। जनरल पहले हम देख लेते हैं इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनकी ब्लड सप्लाई से रिलेटेड। अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है कि जो टेंडन्स होते हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं, इनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। इनको बहुत ही ज़्यादा जैसे मसल्स को और हमारे बोन वगैरह को, इन चीज़ों को जैसे ब्लड सप्लाई मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू बोन मसल्स वगैरह, तो इनको जो टेंडन्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, इनको हमारे पास ब्लड सप्लाई बहुत ही लिमिटेड मिल रही होती है। अच्छा, अब उसके अलावा इनकी ब्लड सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन इनकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनकी ब्लड सप्लाई में कुछ चेंजेस आते हैं, बढ़ती है, कम होती है, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसमें एक होती है हमारे पास किसी भी टेंडन या लिगामेंट की एनाटॉमिक लोकेशन क्या है, कि वो किस जगह पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसकी ब्लड सप्लाई जो रहती है ना वो किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ये वाला फैक्टर। उसके अलावा उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। नेक्स्ट आ जाता है प्रियर इंजरी, यानी कि उसको पहले कोई इंजरी हुई है नहीं हुई, मतलब वो हमने देख लेना। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं। और उसके अलावा लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि वो लिगामेंट या वो टेंडन जिस जगह पे पड़ा हुआ है उसकी लोकेशन है, उसके स्ट्रक्चर है, उसको कोई इंजरी वगैरह का देख लेना है हमने। और उसके अलावा वो फिजिकल एक्टिविटी किस लेवल तक परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर कितना को वेट पड़ रहा है। ठीक है, उसको ज़्यादा मैक्सिमम वेट बेयरिंग तो नहीं है, वो उसको ज़्यादा लोड तो नहीं बेयर करना पड़ता डेली रूटीन में भी। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है उसकी ब्लड सप्लाई के अंदर। इसके अलावा वो कहते हैं जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो इनके जहाँ पे इनके अटैचमेंट, वही सब ये हमारे पास एनाटॉमिक लोकेशंस वगैरह के अंदर आ जाता है। वो कहते हैं अब जैसे हमारे पास एग्जांपल ले ली जाती है, जैसे कि लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स है हमारे पास, उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एवास्कुलर होते हैं। अब उसके कुछ पार्ट्स हैं जो एवास्कुलर, लेकिन कुछ जो है उनको ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत जो मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन कुछ पार्ट्स को नहीं मिल रही। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, आपको पता है जब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, उसको ज़्यादा ऑब्वियसली उसको एनर्जी भी चाहिए। और हमारी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी हर चीज़ को, हर ऑर्गन को, हर उसके चीज़ को, पार्ट को किस तरह जाती है, थ्रू ब्लड जा रही होती है। तो अब उसको चाहिए ब्लड ऑब्वियसली, अब वो तो है इस मस्कुलर, तो इस तरह अगर ब्लड नहीं वहाँ पहुँचता तो वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, इस्कीमिया की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, ऑब्वियसली सेल डेथ होना शुरू हो जाती है वहाँ पर। तो लेकिन हमने देखा कि जैसे हमने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा की, लेकिन जो पार्ट जिनमें ब्लड सप्लाई तो जा ही नहीं रही थी, लेकिन उनको काम करना पड़ रहा था, उनको तो इस्कीमिक कंडीशंस आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये बात, इस बात का एविडेंस बनी कि जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो हमारी ब्लड जो होती है ना ब्लड सप्लाई, वो कुछ एवास्कुलर पार्ट्स को भी जाके मिलना शुरू हो जाती है ब्लड सप्लाई, ताकि क्या हो कि उसके अंदर कुछ इस्कीमिक कंडीशंस ना हो। अब उसके अलावा वो कहते हैं, जैसे कि हमने बात की थी इंजरी की, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल एक टेंडन जो था वो किसी ऐसी जगह पे लोकेशन पे था जिसको उसको इतना ज़्यादा वेट बेयरिंग करना नहीं पड़ता था, उसको इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता था, तो उसकी वजह से उसको ब्लड सप्लाई भी नहीं मिल रही थी। तो वो एवास्कुलर उसको इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी। आगे हमने टाइप्स देखेंगे वस्कुलर, एवास्कुलर, उसमें आप लोगों को चीज़ें समझ लग जाएंगी। उसको इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब उसको हो गई इंजरी, जब किसी अबनॉर्मल, किसी एक्सीडेंट में कह लो, या किसी जो है अबनॉर्मल पोजीशन की वजह से उसको अंदर हो गई इंजरी। अब इंजरी होने के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली हमारे ब्रेन को सिग्नल्स आएंगे, अब इस पार्ट में इंजरी है, ऑब्वियसली उसको हीलिंग करनी है, हीलिंग के लिए हमें ब्लड सप्लाई तो देनी पड़ेगी। तो इस तरह जो एवास्कुलर होते हैं वो वास्कुलर हो जाते हैं, फिर उनको ब्लड सप्लाई मिलने लग जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही होती है उसकी रीवास्कुलराइजेशन में, न्यूवास्कुलराइजेशन में, हमारी टेंडन्स और लिगामेंट की। जनरल सी बातें तो होप से आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं टेंडन्स की और लिगामेंट्स की ब्लड सप्लाई की, किन वेसल्स के थ्रू उनको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। पहले हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ टेंडन्स एंड देन हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लिगामेंट्स। अब टेंडन्स को जो ब्लड सप्लाई मिल रही होती है उसका सोर्स क्या होते हैं, तो उसके हमारे पास जो सोर्स होते हैं ना उसमें हमारे पास आता है पेरीमाइजियम। पेरीमाइजियम क्या होता है, अब आपको तो पता है टेंडन क्या काम कर रहा होता है, हमारा जो मसल होता है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है और नीचे पड़ी होती है हमारी क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारी बोन पड़ी होती है, तो ये इसको बोन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है हमारे पास टेंडन। ये हमारा टेंडन है, ठीक है, हमारा मसल हो गया और ये हमारी बोन हो गई। अब वो कहते हैं कि पेरीमाइजियम जो होती है कवरिंग होती है किसकी, मसल्स की।
तो वो कहते हैं ये जो मसल्स के कवरिंग जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है ये भी एक सोर्स बनती है, जहाँ पे आके इंसर्ट हो रहा है बोन को कवर किया होता है पेरियोस्टियल ने, तो वो कहते हैं ये पेरियोस्टियम भी इसकी वो बन जाती है, और इसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यूज़ पड़े होते हैं वहाँ से भी इसको ब्लड सप्लाई मिल सकती है। तो ये तो हो गई उसकी सोर्स की बात। अब यहाँ से जो ब्लड सप्लाई आती है वो किस तरह से, ब्लड वो वेसल्स के ज़रिए से हमारे पास टेंडन के ऊपर ना, फॉर एग्जांपल हमारा टेंडन है, तो टेंडन को ना कवरिंग की होती है, टेंडन की लेयर्स होती है ना जिन्होंने इसको सराउंड किया होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, पैराटिनोन, मेसोटिनोन। अब इन्हीं लेयर्स में से ही वो ब्लड वेसल जो यहाँ से ब्लड लेके आई वो टेंडन के अंदर या तो पेराटिनोन से के ज़रिए से अंदर टेंडन तक पहुँचेगी, या वो मेसोटिनोन को क्रॉस करके उसके अंदर जाएगी टेंडन के अंदर। तो ये तो होगी जनरल के कहाँ से, पेरीमीजियम, पेरिकोस्टल इंसर्शन, सराउंडिंग टिश्यूज़ ने अपने अंदर से कुछ हिस्सा जो है वो ब्लड का देना है कुछ वेसल्स के ज़रिए, जो कि टेंडन की पेराटिनोन लेयर को क्रॉस करेगी, मेसोटिनोन लेयर को क्रॉस करके हमारे पास टेंडन के अंदर जाके इसको ब्लड देगी। ठीक है, ये होगी जनरल बात। अब हमारे पास ना टेंडन्स को ना दो तरह से डिवाइड किया गया है। कुछ को कहा जाता है एवस्कुलर, कुछ को कहा जाता है वास्कुलर। डिपेंडिंग अपॉन उनके फंक्शन और उनकी लोकेशन के हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल कुछ मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जैसे नी के ऊपर मूवमेंट हो रही है, कहीं भी मूवमेंट हो रही है हमारे पास जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा आ रही है। अब फ्रिक्शन ज़्यादा आ रही है तो टेंडन जो होते हैं उनका तो वो हो सकता है ना, उनका वियर हो सकता है, वो आपस में रगड़ खा सकते हैं, इंजरी हो सकती है उसका। तो इसलिए उसको बचाने के लिए क्या होता है, हमारे पास टेंडन को जो होती है ना उस जगह पे एक स्पेसिफिक शीट होती है वो कवर कर लेती है। उस स्पेसिफिक शीट के अंदर पड़ा होता है क्या, सेनोवियल फ्लूइड पड़ा होता है, और उस शीट को नाम दिया जाता है टेंडन शीट का। क्या नाम दिया जाता है, टेंडन शीट करा। और बाकी जो नॉर्मल टेंडन होता है उसको तो आपको पता है उसके इर्द गिर्द क्या होती है, वो पैराटिनोन होती है और मेसोटिनोन होती है। तो फॉर एग्जांपल इसको जो है ना वो पैराटिनोन ने ही कवर किया हुआ है। अब आपको पता है ब्लड वेसल्स ने गुजरना या तो पैराटिनोन से गुजरेंगी या वो हमारे पास कहाँ से गुजरेंगी, इधर अंदर मेसोटिनोन वगैरह जिसके लिए होती है उसके अंदर से गुजरेंगी। अब फॉर एग्जांपल वास्कुलर के पास ब्लड सप्लाई आती है, वो जो इसकी आउटर कवरिंग है उसके अंदर से मतलब वो क्रॉस करके उसको ब्लड सप्लाई दे सकती है। अब इसके पास तो इसकी पैराटिनोन, इसकी जो आउटर लेयर उसके अपने पास ही क्या है, हमारे पास ब्लड वेसल है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इजी से समझा रही हूँ। तो इसके पास ही आ गई ना, तो जो टेंडन को जिसने पैराटिनोन ने कवर किया होता है बस उसको नाम दे दिया जाता है वास्कुलर का, क्योंकि भाई जिसके पैराटिनोन के पास तो खुद आती है तो वो कहती है जी मेरे पास तो अपनी ब्लड वेसल आ रही है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं वास्कुलर हूँ। लेकिन टेंडन शीट के अंदर से नहीं जा रही होती, आपको पता है मेसोटिनोन से जा रही होती है। अब जिन टेंडन्स को कवर किया होता है टेंडन शीट इसलिए कवर किया होता है ताकि जो फ्रिक्शन वाली ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही है उनसे बच सके, क्योंकि इसके अंदर होता है सेनोवियल फ्लूइड। ये सेनोवियल फ्लूइड की आप कह लो लाइनिंग होती है टेंडन शीट हमारे पास। तो फिर वहाँ पे हमारे पास, क्योंकि आपको पता है अंदर में पैराटिनोन भी होगी मेसोटिनोन भी होगी, तो वहाँ पर जो होती है ना वो फिर कहती है कि चलो मैं मेसोटिनोन के ज़रिए से जो है ना वो ब्लड वेसल टेंडन के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से, क्योंकि इसके टेंडन शीट ने इसको बाहर से कवर किया, वो टेंडन शीट के अंदर वो नहीं आ रही, तो वो टेंडन शीट बेचारा फिर उस वजह से इसको एवस्कुलर टेंडन कह दिया जाता है। ब्लड सप्लाई होती है इसके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको क्यों वस्कुलर एवस्कुलर कहा गया वो आपको पता लग गया। अब जो वो कहते हैं कि हमारे पास जो टेंडन शीट इसके अंदर आई उसको टेंडन के अंदर ब्लड सप्लाई दे दिया, ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है, वो कहते हैं जैसे ही ब्लड वेसल आती है ना वो आके ना जैसे आप कह लो फोल्ड्स की शक्ल में ना ऐसे जो होते हैं ना वो इसको सप्लाई दे रही होती है, और वो ना मतलब ऐसे ना वो बना रही होती है, रेगुलर इंटरवल्स में दे रही होती है। जब वो रेगुलर इंटरवल्स में दे रही होती है तो जहाँ जा रही है वो वस्कुलर जान थोड़ा गैप रह जाएगा, वो इसका हाइपोवस्कुलर, तो इस तरह वो रीजन्स बन जाते हैं। इसके पास कुछ वस्कुलर रीजन्स बन जाते हैं, कुछ हाइपोवस्कुलर रीजन्स बन जाते हैं। तो ये जब दो रीजन्स बन जाते हैं, जैसे हाइपोवस्कुलर रीजन है और एक हमारे पास वास्कुलर रीजन है, अब इन दोनों को ना डिफरेंट मैकेनिज़म्स के ज़रिए से इनका जो वो होता है ना न्यूट्रिशन वो डिफरेंट होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो एवस्कुलर टेंडन होते हैं उनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो डुअल पाथवे से मिलती है। वो डुअल पाथवे से इसलिए मिलती है क्योंकि जो हाइपोवस्कुलर वाला होता है उसको किसी और तरह सप्लाई मिल रही होती है, जो वस्कुलर उसका रीजन होता है उसको ये वो मिल रही होती है। तो जो हाई जनरल से हमारे पास क्या टेंडन्स की ब्लड सप्लाई, तो आई होप से उसका आपको समझ लग गया हो। पहले आपने बता देना जो उसके सोर्स में हमारे पास पेरीमीजियम से आ रही होती है, पेरिटोनियल इंसर्शन से आ रही है, पेरियोस्टल इंसर्शन से, सराउंडिंग टिश्यूज से, वो दो लेयर्स के ज़रिए से अंदर आती है, पैराटिनोन या मेसोटिनोन। अब हमारे पास क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है तो
उसको बचाने के लिए टेंडन को हमने टेंडन शीथ से कवर किया हुआ होता है। तो अब वो टेंडन शीथ से कवर किया होता है, उसने तो मेसोटेनोन से ही जाना है, तो टेंडन से तो नहीं, वो टेंडन शीथ से तो नहीं जा रही, तो वो मतलब टेंडन शीथ के जरिए से तो नहीं जा रही ना, तो वो मेसोटेनोन के जरिए से जा रही है, तो इसलिए उसको एवस्कुलर कह देना है, और पैराटिनोन वेस्कुलर कह देना है। अब जब ये वो जाती है अपने अंदर तो वो फोल्ड से बना लेती है, ऐसे लंबे लंबे से गैप जंक्शंस बना लेती है, उनको नाम जो दिया जाता है ना, वो क्या दिया जाता है हमारे पास, विनक्यूलाई, ठीक है, विनक्यूलाई का नाम दिया जाता है। ये लंबे लंबे से होते हैं, ये टेंडन शीथ को जो होते हैं ना, फिर टेंडन के साथ अंदर कनेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे, ये ऐसे करके ना, इसके अंदर ऐसे, फॉर एग्जांपल ये बाय टेंडन शीथ पड़ी हुई अंदर टेंडन है, तो ये ऐसे इसको कनेक्ट करा होता है आपस में, और ये दो तरह के रीजन्स बनाते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, जो ऐसे करके वो आप कह लो कि फोल्ड बनाए होते हैं इसने, तो एक वस्कुलर रीजन हो जाता है, एक हाइपोवस्कुलर हो जाता है, वस्कुलर होता है, हाइपोवस्कुलर हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो मैकेनिज्म होता है दोनों का, हमें पता चलता है कि इसका जो एवस्कुलर को जो होते हैं वो डुअल सप्लाई मिल रही, डुअल पाथवे से सप्लाई मिल रही होती है। तो ये हो गई हमारे पास टेंडन्स। अब हम देख लेते हैं लिगामेंट्स की छोटी सी ब्लड सप्लाई। वो कहते हैं जो लिगामेंट्स को ब्लड सप्लाई मिलती है ना, वो डायरेक्टली हमारे पास कहाँ से मिल रही होती है, पेरीओस्टियम से। उसको जो मिल रही थी वो क्या थी, पेरीओस्टियल इंसर्शन से मिल रही थी। इसको डायरेक्टली जो पूरी लेयर होती है बोन की जिधर से मतलब वो कवरिंग होती है, डायरेक्टली पेरीओस्टियम से मिल रही होती है। अब आपको पता है जैसे कि टेंडन्स होते हैं उसके अंदर जो उसको आउटर लेयर ने कवर किया होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, पैराटिनोन मेसोटेनोन। इस तरह लिगामेंट के अंदर जो आउटर लेयर ने उसको कनेक्ट, उसको मतलब सराउंड किया होता है, उसको हम बोल देते हैं क्या, एपी लिगामेंट, ठीक है, एपी लिगामेंट का नाम दिया जाता है। तो ब्लड सप्लाई आती है क्रॉस करके जिसको दी जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं जो इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स का मतलब क्या होता है, जो आर्टिकुलर सर्फेसिस के बिल्कुल विद इन पड़े हुए होते हैं। इंट्रा विद इन आर्टिकुलर मतलब आर्टिकुलर सर्फेसिस के बिल्कुल, कुछ लिगामेंट्स होते हैं ना वो साइड्स पे उन्होंने होल्ड किया होता है, कुछ दरमियान में सेंटर में उनके बीच में पड़े होते हैं, उनके अंदर ना इस एपी लिगामेंट नहीं कहते हम, उधर हम जो नाम दिया जाता है ना वो साइनोवियन का नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। वहाँ पे जो होती है ना मतलब जो एपी लिगामेंट होती है, जैसे उसके अंदर था ना पैराटिनोन को किसने कर लिया था रिप्लेस, फ्रिक्शन वाली जगह पे किसने रिप्लेस कर लिया था, हमारे पास टेंडन शीथ ने। इसी तरह जब वो इंट्रा आर्टिकुलर, क्योंकि आपको पता है इनके दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ होता है, तो उसके पास जो उसकी जो आउटर लेयर होती है ना उसको रिप्लेस कर लेती है कौन, साइनोवियम रिप्लेस कर लेती है। साइनोवियल से नाम याद रख लो कि क्योंकि उनके दरमियान में हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, साइनोवियम, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये होगी बात डिफरेंट, ये थोड़ी सी बात होगी इसकी ब्लड सप्लाई की। उसके अलावा वो कहते हैं एज़ कम्पेयर टू टेंडन्स मतलब मसल्स और दूसरी चीज़ों के जो लिगामेंट्स होते हैं उनको सबसे कम ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। तो इसलिए हमारे पास जो अगर इनको जो अगर हम ज़्यादा बार बार लोड कर रहे होते हैं ना इनके, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसके अंदर क्या होता है शुरू होता है, अगर इनको डिफ्यूजन के ज़रिए से साइनोवियल फ्लूइड वगैरह के ज़रिए से इनको जो होती है प्रॉपर अपनी वो ब्लड सप्लाई ना मिले तो इनका टेयर होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हमारे पास। तो ये थी हमारे पास वस्कुलर सप्लाई ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स।